students. We are discussing first law of thermodynamics. It is delta U equal to Q plus W. यहाँ पर जो डेल्टा U है इसको हम डेल्टा E भी रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा E से, और Q इट इज़ अ हीट गिवन टू द सिस्टम और टेकन फ्रॉम द सिस्टम, और W वर्क either done by the system or done on the system. In previous lecture we have discussed a lot of about the heat. Also we have discussed about the heat capacity, molar heat capacity, that on constant pressure and constant volume. In this lecture we will discuss about work as well as heat capacity in terms of first law of thermodynamics. So let's start. वर्क के बारे में जब हम बात करते हैं तो वर्क भी हमारा क्या है, एक पाथ फंक्शन है, और एक्चुअल में वर्क जो होता है इट इज़ dW इक्वल टू एफ डी इंटू एक्स. एफ कोई भी फोर्स है जो एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पर किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए यूज होता है, और ये कई टाइप का हो सकता है, लेकिन यहाँ थोड़ा हम स्पेसिफिकली जब बात करते हैं, है ना, हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है उस वाले केस में क्या होता है कि जैसे हमारे पैरामीटर्स हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, इनको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते. क्यों नहीं डिफ़ाइन कर सकते? क्योंकि इरिवर्सिबल में क्या होता है, जो चेंज होता है ना, वो एक साथ हो जाता है. जैसे ये हमारा सिस्टम है और इस सिस्टम पर ये एक पिस्टन लगा हुआ है ना. अब हमें इरिवर्सिबल चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, तेज़ी से या तो इसको नीचे की तरफ ले करके जाएंगे या तेज़ी से इसको ऊपर की तरफ, है ना. तो इस वाले केस में जो प्रेशर है उसको हम डिफ़ाइन नहीं करेंगे, जो भी एक वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी. दूसरा क्या है कि इसमें जो हम इरिवर्सिबल की बात करते हैं तो वहाँ पर एक तो हमारा क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला फोर्स होता है और एक होता है बैकवर्ड डायरेक्शन. तो इन दोनों फोर्सेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. इसकी वजह से क्या है कि जो हमारी रिएक्शन है ना, वो रिएक्शन एक सर्टेन टाइम फ्रेम में कंप्लीट हो जाती है. अगर हमें एक्सपेंड करना है तो एक्सपेंड हो जाएगी, और उसको अगर हमें कंप्रेस करना है तो वो कंप्रेस हो जाएगा. देखिए हमने लास्ट क्लास में यहाँ बात की थी कि एक्सटर्नल प्रेशर इज़ ऑलवेज डिफाइंड एंड फॉर ऑल प्रोसेस वर्क कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग, ये हमारा वर्क का यहाँ फॉर्मूला था, W गैस इक्वल टू माइनस W एक्सटर्नल. जो गैस के थ्रू जो वर्क होगा वो क्या होगा, जो एक्सटर्नल फोर्स इसके थ्रू होगा, है ना. अगर हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, तो एक्सपेंड वाले केस में क्या होगा, सिस्टम वर्क करेगा, और जो सिस्टम वर्क होगा, है ना, वो वर्क कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. देखिए ये हमने ड्राइव किया था यहाँ पर, W इक्वल टू एफ अपॉन ए डी एक्स. एफ अपॉन ए वाला जो टर्म है ये क्या होता है, प्रेशर, और जो ए इंटू डी एक्स ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम. इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हमारा वर्क के इक्वल आ जाता है, पी डी वी. डब्ल्यू इक्वल टू हमारा क्या होता है, एफ इंटू एक्स. एक्स एक पार्टिकुलर डिस्टेंस है, और उस डिस्टेंस तक हमें ऑब्जेक्ट को ले जाने के लिए जो फोर्स लगाते हैं वो फोर्स जब उस पर काम करता है तो एक वर्क करता है, दैट इज़ W. अब हमने क्या किया, इस W और x इन दोनों को a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया,
ये वाला ए इस फोर्स के नीचे हमने इसको यूज किया है ना, तो ये क्या हो गया F/A, और x इंटू ए ये वाला टर्म क्या हो गया वॉल्यूम। तो हमारा एक रिलेशन आ गया W इक्वल टू F/dx, उसकी जगह पर हमने ले लिया W इक्वल टू P/dV। ठीक है, प्रेशर कैसे आया फोर्स अपॉन एरिया, और वॉल्यूम कैसे आया x इंटू ए, ये क्या है एरिया, और x हमारी डिस्टेंस है जो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम इसको क्या कर रहे हैं मूव करा रहे हैं। अब क्योंकि हम क्या कर रहे हैं गैस के थ्रू वर्क करा रहे हैं, और गैस से जब वर्क कराएंगे तो वो हमारे क्या हो जाएगा W एक्सटर्नल का अपोजिट हो जाएगा। एक्सटर्नल मतलब बाहर से जो वर्क हो रहा है उसका अपोजिट हो जाएगा अगर हम गैस के थ्रू, गैस कहाँ पर है सिस्टम में, और सिस्टम से वर्क क्या होता है नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया -P एक्सटर्नल dV, और इसका अगर हम इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हमारा टोटल वर्क डन आ जाएगा सिस्टम का। देखिए यहाँ जहाँ भी हम D को यूज कर रहे हैं, ये जो D है ये डिफरेंशियल वाला साइन है, और ये छोटे चेंज स्मॉल चेंज को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, स्मॉल चेंज किस में हुआ डिस्टेंस में हुआ, और किस में हुआ डिस्टेंस की वजह से वॉल्यूम में हो गया। अब जब हम स्मॉल चेंज से पूरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन। ये साइन किसका है इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो ये हमारा वर्क डन आ गया किसके लिए इरिवर्सिबल के लिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं तेज़ी के साथ चेंज करते हैं। तो dW इक्वल टू -P एक्सटर्नल dV, ये वो वर्क है जो कि सिस्टम के थ्रू किया जाएगा। अब देखिए एक केस और है यहाँ पर, कैलकुलेशन ऑफ वर्क है ना, हमें किस में कैलकुलेट करना है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अभी हमने कैलकुलेट किया था किसके लिए इरिवर्सिबल के लिए, अब किसके लिए कर रहे हैं हम रिवर्सिबल, है ना। अभी केमिस्ट्री में हम केवल 2 ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे, फिज़िक्स में हो सकता है कि बाकी के और भी इनमें कई सारे चेंजेस होंगे क्योंकि वहाँ आप मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। देखिए जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी रिवर्सिबल की, और रिवर्सिबल में भी कौन सा आइसोथर्मल, यानी टेम्परेचर हम कांस्टेंट रहेंगे और रिवर्सिबल ही रिएक्शन को हम करा रहे हैं। तो देखिए हमारा जो इसमें कुछ अजम्पशंस हैं जो हम लेंगे। ये एक अजम्पशन हमारा क्या है कि इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज़ आइसोथर्मल। तो इसमें जो हमारा P एक्सटर्नल होगा वो किसके इक्वल होगा P गैस के इक्वल रिवर्सिबल प्रोसेस में, है ना। और P हमारा क्या होता है P इक्वल टू nRT/V, है ना। P इक्वल टू nRT/V, ये कहाँ से आया रिलेशन PV इक्वल टू nRT, दिस इज़ आइडियल गैस इक्वेशन, है ना। इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे, यहाँ से P की वैल्यू निकालेंगे तो P विल बी इक्वल टू P इक्वल टू nRT/V। अब जो हमने पहले वर्क ड्राइव किया था, वर्क का रिलेशन, है ना, वो रिलेशन हमारा क्या था W इक्वल टू -P एक्सटर्नल dV, है ना। और इसको हम क्या कर रहे हैं, इस P एक्सटर्नल dV का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और किसके लिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जब हमारा वॉल्यूम क्या है, देखिए ये जो वॉल्यूम है ये वाला, है ना, ये एक सिस्टम है पूरा जिसमें वॉल्यूम कितना है VI, और इसको हम चेंज कर रहे हैं कितना यहाँ तक, इस जगह तक, है ना। तो ये कितना हो गया VF। तो VF वैल्यू हमारी ग्रेटर होगी किससे VI से, क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं एक्सपेंसन कर रहे हैं। जब भी एक्सपेंसन होगा, है ना, एक्सपेंसन का मतलब क्या होता है गैस को फ्री छोड़ना, पिस्टन का जो प्रेशर है उसको हम क्या कर रहे हैं कम कर रहे हैं। जब प्रेशर कम होगा तो उस वाले केस में क्या होगा वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। तो वॉल्यूम हमारा चेंज हो रहा है कितना VI से लेकर के VF तक, है ना। वॉल्यूम हमारा चेंज हो रहा है यहाँ पर कितना चेंज हो रहा है VI से लेकर के और VF तक, ठीक है। तो ये रेंज हो गई इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन को आप मैथ में पढ़ेंगे
है ना, उसमें डिटेल में आपको बताई जाएंगी। अभी यहाँ पर इतना देख लीजिए आप कि जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं टू लिमिट्स के बीच में, है ना, तो देखिए पहले हमने क्या किया, पी को चेंज कर दिया। पी को चेंज किससे किया, आइडियल गैस इक्वेशन से। पी की वैल्यू क्या आ गई, nRT अपॉन वी। इसको हम पी की जगह पर पुट कर सकते हैं। यहाँ हमने इसको पुट किया nRT अपॉन वी, ठीक है। अब देखिए ये हमने पुट क्यों किया, क्योंकि इसको रखने से हमें कई सारी जो वैल्यूज़ हैं वो कांस्टेंट फॉर्म में मिल जाएंगी। क्या क्या, n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, t कांस्टेंट है। t क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि हम किस पे कर रहे हैं, आइसोथर्मल कंडीशन में कर रहे हैं। आइसो माने सेम और थर्मल माने टेम्परेचर, ठीक है। और इसके साथ एक हमारा कांस्टेंट आ गया, दैट इज़ v, सॉरी एक टर्म आ गया v, वॉल्यूम। और अब देखिए हम क्या करते हैं, जब किसी भी कांस्टेंट को dx अपॉन x इसका इंटीग्रेशन करते हैं, है ना, तो इंटीग्रेशन करने पर क्या आ जाता है, इसका आंसर आता है log, है ना, log, और जो भी लिमिट होंगी वो उसके फॉर्म में आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, dv अपॉन v इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और जो कांस्टेंट है वो हमारा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। दो चीज़ें समझ लीजिए इंटीग्रेशन में। फर्स्ट थिंग, जो कांस्टेंट होते हैं, n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, t कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से आउट हो जाएंगे, उनका इंटीग्रेशन नहीं होगा। बाकी का जो हमारा डिफरेंशियल फॉर्म है, अगर वो उसी के टर्म में है, उसी के रिस्पेक्ट में है, जैसे dx का x के टर्म में हम इंटीग्रेशन करें, या dv का v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें, तो वो किसके फॉर्म में आ जाता है, log, और लिमिट उसके साथ आ जाती हैं। लिमिट क्या है इसमें, bf और bi, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तीनों, ये बाहर आ गए, nRT log bf अपॉन vi, w इक्वल टू nRT log bf अपॉन vi। ये हमारा वर्क आ गया आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक और चीज़ आप समझ लीजिए, जो P प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन v होता है बॉयल्स के लॉ के अकॉर्डिंग, है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, PI अपॉन PF इक्वल टू VF अपॉन VI। अगर इसको हमें रिप्लेस करना है तो इसकी जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, W इक्वल टू माइनस nRT ln क्या है, नेचुरल लॉग, और जहाँ पर BF है वहाँ आएगा PI, और जहाँ VI है वहाँ पर क्या आएगा, PF, ठीक है। तो प्रेशर के टर्म में भी हम इसको राइट कर सकते हैं। ये हमारी प्रोसेस इसमें शो की हुई है, इसके बेसिस हमने इसको ड्राइव किया। सेकंड थिंग, इसको अगर आप इंटीग्रेशन वे से नहीं करना चाहें, है ना, तो एक ग्राफिकल मेथड भी होता है कि इनिशियल वॉल्यूम हमारा क्या है, VI, और इसका वॉल्यूम हमने बढ़ा दिया कहाँ तक, VF तक, और जब हमने इसको VF तक ले गए तो जाहिर सी बात है बॉयल्स के लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होगा। तो प्रेशर यहाँ पर देखिए डिक्रीज़ हो रहा है ना। तो अब इस पूरे जो हमारा टर्म है VI से VF तक, है ना, जो भी ये कवरिंग हो रही है ये वाली, इसका जो एरिया होगा दैट विल गिव द टोटल वर्क डन, ठीक है। तो टू मेथड्स हैं जिससे हम वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो इस डेरिवेशन से कर लें, डिफरेंशियल है उसमें हमने nRT अपॉन v रख दिया प्रेशर की जगह पर, उसका इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन से नेचुरल लॉग के फॉर्म में आ गया, कांस्टेंट्स होते हैं वो बाहर हो जाते हैं, है ना, और ये VF अपॉन VI के फॉर्म में भी आया, इसको प्रेशर के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। या सेकंड वे हमारा ये ग्राफिकल मेथड। वर्क डन यहाँ पर क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा, क्योंकि हम सिस्टम के थ्रू वर्क कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से हमें कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है ना, वर्क के रिगार्डिंग, कि व्हेन एवर वर्क इज़ डन ऑन दी गैस, जब भी गैस पर हम वर्क करेंगे तो इट विल बी मिनिमम इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, दोनों हमारे जो फोर्सेस होते हैं, है ना, वो एक दूसरे के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल रहते हैं, तो जो वर्क होगा वो इतना ज़्यादा होगा ही नहीं। और जबकि जो रिवर्सिबल, ये हम बात कर रहे हैं रिवर्सिबल, और जो इरिवर्सिबल होगा
उसमें वन डायरेक्शनल होता है, यानी एक फोर्स ज़्यादा होता है। जब फोर्स ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उसमें चेंज भी ज़्यादा होगा, और जब चेंज ज़्यादा होगा तो वहाँ वर्क भी हाई होगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। इनपुट आउटपुट क्या होता है। इरिवर्सिबल के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी हम एक्सपेंसन और कंप्रेशन की बात करते हैं, और जो कांस्टेंट प्रेशर है, जो प्रेशर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, जो बाहर से लग रहा है, तो इरिवर्सिबल होगा, है ना। एक प्रेशर के साथ हम उसको काम कर रहे हैं। या इसमें सडन चेंज होगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ गया, जहाँ पर तेज़ी से एकदम चेंज हो जाए, है ना। तेज़ी से चेंज होने का मतलब क्या है कि हमारी रिएक्शन एक डायरेक्शन में चली गई, बहुत तेज़ी से हो गया। हम उसको अगर वापस लेके आएंगे तो हमें पता चलेगा, है ना। उसके लिए हमें बहुत हाई फोर्स लगाना पड़ेगा। जबकि रिवर्सिबल वाले केस में क्या होता है, हमें पता ही नहीं चलता कि रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। होती है तो बहुत इनफिनिटिसिमली स्लो होती है। इस पॉइंट को आप समझ लीजिए। इरिवर्सिबल का मतलब सडन चेंज, और एक डायरेक्टेड एक बड़ा चेंज भी हो सकता है ये, है ना। और रिवर्सिबल वाले केस में क्या होता है, ये बहुत स्लो होता है, इनफिनिटिसिमली स्लो। ये 2 वर्ड से आपको दोनों प्रोसेस समझ में आ जाएंगी। और ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाती है सर्टेन टाइम फ्रेम में, वो कंप्लीट नहीं होती है। कुछ और भी चीज़ें, एक्सेप्ट द इन्फिनिट स्टेज कंप्रेशन एक्सपेंशन ऑल आर इरिवर्सिबल। मतलब जितनी भी हमारी रिएक्शन है प्रैक्टिकली वो कैसी होती हैं, इरिवर्सिबल होती हैं। अगर कोई हमारी ऐसी प्रोसेस है, जैसे ए से बी में हम ले जा रहे हैं, वर्क और क्यू दोनों कांस्टेंट हैं, है ना, कि जितना हम वर्क लेकर के जा रहे हैं उतना ही वर्क उसे हमें नेगेटिव फॉर्म में मिल जा रहा है, जितना हम क्यू कर रहे हैं उतना ही हमें क्यू नेगेटिव में मिल जाएगा, तो वो क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। अगर वहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर हमारा कांस्टेंट है तो वो कैसा होगा, इरिवर्सिबल होगा। तो ये सारी बातें हम पहले भी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। अभी तक जो हमने डिस्कशन किया वो एक्चुअल में क्या था, वर्क को कैसे कैलकुलेट करें, है ना, और वर्क हमारा कब ज़्यादा होगा कब कम होगा वो हमने बात की यहाँ पर। और वर्क को हम प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में भी कैलकुलेट किया। और दूसरा हमने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों ही, जो एक्सपेंशन वाला केस है उसमें उसे कैलकुलेट किया। अब देखिए जो हम पहले बात कर रहे थे कि हमारे पास हीट कैपेसिटी की वैल्यू होती है ना। हीट कैपेसिटी में मैंने एक फार्मूला ड्राइव किया था, है ना, आपको एक रिलेशन बताया था। वो क्या था कि मोलर हीट कैपेसिटी C = Q/N ΔT, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q = NC/dt। अगर स्मॉल चेंज है, डेल्टा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, D, है ना। डेल्टा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, D। C = Q/N dt। अगर स्मॉल टेम्परेचर में हम चेंज कर रहे हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, C = Q/N dt। या Q = क्या हो जाएगा, NC/dt। Q = क्या हो जाएगा, NC/dt। अब देखिए हम यहाँ पर ये जो हमारा टर्म है ये सी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी था, है ना। अब हम बात कर रहे हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपका, है ना। इसके ऊपर कम से कम 3 to 4 क्वेश्चन बनते हैं केमिस्ट्री में। फिजिक्स में भी एक रिलेशन आता है, मेयर्स इक्वेशन, है ना, उसको भी आप इसी में डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहले ये हम माइंड में लेकर के चलेंगे इस वाले को, है ना, ये चीज़ है। इसके साथ हम आगे बात करेंगे। देखिए हमने फर्स्ट लॉ जो स्टडी किया था, है ना, फर्स्ट लॉ हमारा क्या था, du = dq + dw। जो इंटरनल एनर्जी है, जो हीट में चेंज किया और वर्क में जो चेंज किया, है ना, उन दोनों के सम के हमारे इक्वल। अगर हम dw को, जो हमारी एक्सपेंशन प्रोसेस थी, है ना, उसके लिए इसको चेंज कर दें तो w हमारा क्या होता है, w = -P dv, ठीक है।
तो W की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस PdV। अब देखिए हमने क्या किया कि वॉल्यूम वाला जो टर्म है यहाँ पर है ना, ये जो टर्म है वॉल्यूम, इसको हम कांस्टेंट कर दें। देखिए dV हमारा क्या होता है, dV क्या होता है, VF माइनस VI है ना, और हमने dV को कांस्टेंट कर दिया, मतलब VF इक्वल टू VI या VI इक्वल टू VF है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, VF में से VF को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जब dV 0 हो जाएगा तो PdV ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कब होगा, जब वॉल्यूम हमारा क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट होने पर ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो du इक्वल टू क्या हो गया, dQV। एक हमारा यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन आ गया कि हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब वॉल्यूम हम कांस्टेंट कर देंगे तो वो हमारा किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या है हमारी, du। ठीक है, तो du इक्वल टू क्या हो गया, dQV। अब देखिए जो du इक्वल टू dQ हमारा निकल कर के आया है ना, तो यहाँ से एक हमने बात की थी, क्या बात की थी कि Q हमारा क्या होता है, CdT है ना, इसमें भी n भी लगा सकते हैं, NCdT। और Q हमारा किसके इक्वल आ गया कांस्टेंट वॉल्यूम पर, du के है ना। तो एक तो हमारी ये इक्वेशन हो गया और एक इक्वेशन हमारा ये हो गया, इन दोनों को हम कंपेयर करें तो NCdT ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा du के। ठीक है, तो ये हमारा एक इक्वेशन आ गया यहाँ पर, ये वाला du इक्वल टू NCdT, और किस पे होगा, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर। वॉल्यूम को हमने C के साथ ले लिया, तो जो मोलर हीट कैपेसिटी था C, वो हमारा क्या हो गया, CV। तो du इक्वल टू NCVdT, या यहाँ से CV की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, CV इक्वल टू 1/n है ना, 1/n du/dt। ठीक है, अभी ये वाला इक्वेशन आप माइंड में रखिए, ये वाला। ठीक है, du इक्वल टू NCVdT। अच्छा, ये वाला जो टर्म है आपका, ये आप फिजिक्स में जानेंगे। F हमारी क्या होती है, फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होती हैं, ये फिजिक्स का पार्ट है, तो इसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। आपका केवल यहाँ तक है, एक ये इक्वेशन इम्पोर्टेंट है, एक ये इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारी जो CV है, CV को क्या बोलेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वो किसके इक्वल होता है, वो हमारा इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है जब हम इसको टेम्परेचर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा एक रिलेशन निकल कर के आ गया। दूसरा देखिए, जब हम कांस्टेंट प्रेशर पर कोई आइसोबारिक प्रोसेस करेंगे तो du इक्वल टू dQ माइनस PdV, ये हमें पता है, dW की माइनस PdV रख दिया हमने, इसको हमने रीअरेंज कर दिया। इसको क्या किया, रीअरेंज। जैसे ही रीअरेंज करते हैं तो हमको एक बहुत इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी मिल जाती है। क्या बोला मैंने, जैसे ही रीअरेंज करते हैं तो हमको एक बहुत इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी मिल जाती है ना, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन। इंटरनल एनर्जी और वर्क डन, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। जैसे अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, टेम्परेचर के बारे में जाना, प्रेशर के बारे में जाना, एनर्जी के बारे में जाना, हीट के बारे में जाना, वर्क के बारे में भी जाना, इंटरनल एनर्जी के बारे में जाना। अब ये एक और आ गया, जब हम क्या करते हैं, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन, उसके सम को एक साथ लेते हैं। मतलब किसी भी सिस्टम में जो एनर्जी का फ़्लो है, क्या बोला मैंने, किसी भी सिस्टम में, किसी भी प्रोसेस में जो एनर्जी का फ़्लो होता है उसको हम एंथैल्पी के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, है ना। और जो एनर्जी का फ़्लो है दैट इज़ du प्लस PdV, इसको हम क्या बोलेंगे, H बोलेंगे, H से रिप्रेजेंट करेंगे। H मीन्स एंथैल्पी। ये भी स्टेट फंक्शन होती है, H की वैल्यू नहीं निकाल सकते। जैसे हम इंटरनल एनर्जी की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ऐसे हम H की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो H इक्वल टू क्या हो गया, U प्लस PV।
लेकिन एच की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, डी एच निकालेंगे। डी एच क्या होता है, H2 माइनस H1, है ना। जब हम चेंज की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी यू प्लस डी पी वी, या डी एच इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। अब इक्वेशन 1 और सेकंड, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। तो डी यू प्लस पी डी वी, ये भी डी यू प्लस पी डी वी, तो डी एच इक्वल टू क्या हो गया, डी क्यू हो गया। लेकिन डी क्यू कब होगा, जब हमारा प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। प्रेशर क्या होगा हमारा, कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। और क्यू हमारा क्या होता है, एन सी डी टी, ठीक है। यहाँ से हमारा डेल्टा एच डी क्यू पी आ गया। तो अगर हम इसको पी कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, सी पी हो जाएगा। इस पूरी वैल्यू को उठा करके हम क्या करेंगे, डी एच के इक्वल रख देंगे। तो डी एच इक्वल टू एन सी डी टी, और ये प्रेशर अंदर सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया, डी एच इक्वल टू एन सी पी डी टी। एक बार दोबारा समझ लीजिए इसको कि हमने क्या किया, यहाँ पर जो डी क्यू है ना, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी के फॉर्म में हम लेकर के आए, इसको रीअरेंज करके फर्स्ट इक्वेशन को, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हमने क्या किया, उसको डी क्यू के फॉर्म में लेकर के आए। जब हम डी क्यू के फॉर्म में लेकर के आए तो ये जो टर्म बना, ये एक न्यू थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एच। और एच भी हमारा क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। यानी ये फर्स्ट और लास्ट इन दो पर डिपेंड करेगा, यहाँ से हम कैसे जा रहे हैं, है ना, 1 वे में जा रहे हैं या 1 2 3 वे में जा रहे हैं, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इस वाले केस में हम इसकी इंडिविजुअल वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो हम क्या निकालेंगे, डी एच निकालेंगे, ठीक है। और जो डी एच कैसे निकलेगा, डी एच इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, है ना। और यहाँ पर प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, तो ये पूरा जो टर्म होगा हमारा, इसको हमने कंपेयर कर दिया, इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को। तो डी एच इक्वल टू क्या आ गया हमारा, डी एच इक्वल टू डी क्यू। और डी क्यू क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पर है। और जब ये कांस्टेंट प्रेशर पर होगा डी एच, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका जो क्यू है उसको हम कंपेयर करेंगे हीट कैपेसिटी से। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इक्वल टू एन सी डी टी, है ना। अगर यहाँ पर हम क्यू कांस्टेंट ले लेंगे तो ये भी कांस्टेंट भी हो जाएगा। तो इस पूरे को हम इक्वल रख सकते हैं किसके, डी एच के, है ना। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हीट है हमारी कांस्टेंट प्रेशर पर, वो किसके इक्वल होती है, एंथैल्पी के इक्वल होती है। प्रेशर कांस्टेंट करें, किसी भी सिस्टम को हीट दें, तो वो हीट किसके इक्वल होगी, वो हमारी एंथैल्पी के इक्वल होगी, है ना। और जो हमारी क्यू है वो किसके इक्वल है, एन सी डी टी के। तो यहाँ पर डी एच इक्वल टू क्या हो गया, एन सी पी डी टी, ठीक है। ये दो हमारे इक्वेशन निकल के आ गए। एक इक्वेशन ये निकल करके आया और दूसरा हमारा इक्वेशन निकल करके आया ये वाला, है ना, डी यू इक्वल टू एन सी वी डी टी। एन सी वी डी टी क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी। और दूसरा जो एन सी पी डी टी, ये है कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कैपेसिटी। एन सी वी क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, और ये है कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक है। यहाँ हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करके सी पी और सी वी, इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट की। पहले हमने सी वी को निकाला और दूसरा हमने सी वी का कैलकुलेट किया। तो सी वी जो है हमारा, वो डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी में चेंज के इक्वल आया कांस्टेंट वॉल्यूम पर, और जो सी पी है वो हमारा एंथैल्पी के इक्वल आया, है ना, एन सी पी डी टी के फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, एक रिलेशन निकालना है सी पी और सी वी। सी पी हमारा क्या है, सी पी कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कैपेसिटी है, और सी वी कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे इसी इक्वेशन से कि डी एच इक्वल टू क्या होता है, डी यू प्लस डी पी वी। एंथैल्पी हमारी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी, और चेंज इन प्रेशर वाला जो वर्क होता है उसके सम के इक्वल, है ना। ये न्यू थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी है एंथैल्पी। अब आइडियल गैस इक्वेशन में हमने पढ़ा है पी वी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी। पी वी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी, है ना। अब देखिए इस इक्वेशन में, है ना, हम चेंज करेंगे। फर्स्ट चेंज क्या करेंगे, डी एच क्या होता है हमारा,
डी एच होता है एन सी पी डी टी। सेकेंड चेंज करेंगे डी यू। डी यू क्या होता है, हमने एस्टेब्लिश किया एन सी वी डी टी। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गया, दूसरा इक्वेशन हमारा ये आ गया। इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर। डी एच की जगह पर क्या लिखेंगे, एन सी पी डी टी, और डी यू की जगह पर क्या लिखेंगे, एन सी वी डी टी। और पी वी हमारा क्या होता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी हमने पढ़ा। पी वी इक्वल टू क्या पढ़ा, एन आर टी। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एन आर डी टी, क्योंकि एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। चेंज किस में कर सकते हैं, टेम्परेचर में। तो डी एच इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, इस वाले इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, एन यहाँ पर एन सी पी डी टी इक्वल टू एन सी वी डी टी इक्वल प्लस एन आर डी टी, है ना। ये सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, इसको रीअरेंज कर दिया। अब पूरे इस इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं किससे, डी टी से। तो यहाँ एन डी टी से किससे डिवाइड करेंगे, एन डी टी से। इसमें मैं दोबारा आपको स्टेप्स बता दे रहा हूँ। पहले हमने क्या किया, एंथैल्पी वाला इक्वेशन लिया, है ना। और एंथैल्पी का कौन सा लिया, जो एंथैल्पी चेंज है, एंथैल्पी चेंज, वो क्या होता है हमारा, डी एच इक्वल टू डी यू प्लस डी पी वी। अब डी एच की वैल्यू हमने सी पी के टर्म में निकाली थी, वो क्या है, एन सी पी डी टी। और डी यू हमारी इंटरनल एनर्जी है, उसकी वैल्यू हमने निकाली थी, दैट इज़ एन सी वी डी टी। और पी वी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन से। तीनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट कर दी, है ना। ये भी हमने लिख दिया, एन सी पी डी टी किसकी जगह पर, एच की जगह पर, और डी यू की जगह पर एन सी वी डी टी, और पी वी की जगह पर एन आर डी टी। अब हमने पूरे को डिवाइड कर दिया किससे, एन डी टी से। इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर, सी वी प्लस आर, है ना। और सी वी को हम इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। इसी को हम बोलते हैं मेयर्स इक्वेशन। ठीक है, ये जो है हमारा फिजिक्स में भी है और यहाँ केमिस्ट्री में भी इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि वाई सी पी इज़ ग्रेटर देन सी वी, है ना। सी पी हमारा सी वी से ग्रेटर क्यों है, सी पी हमारा बड़ा क्यों है ना। तो देखिए सी वी जो होता है दैट इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होता है, ये डी यू के, है ना, डी यू वाले टर्म में आता है। और जबकि ये किसके इक्वल आता है, डी एच के। तो जो सी वी यानी जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसी भी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो केवल क्या करती है, उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में यूज होती है। जबकि हम कांस्टेंट प्रेशर पर अगर किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो वो क्या करता है, डेल्टा एच किसके इक्वल होता है, डी यू प्लस पी वी। यानी इसमें इंटरनल एनर्जी तो इंक्रीज़ होगी, इंटरनल एनर्जी इसके अंदर भी है, लेकिन इसके अलावा ये क्या करता है, एक वर्क भी डन करता है सिस्टम के ऊपर। इसी वजह से सी पी की वैल्यू सी बी से ग्रेटर होती है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इनके नोट्स बनाइए और इनको रेफरेंस बुक से पढ़िए। कोई डाउट हो तो आप पूछिए। थैंक यू।